बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, सस्ती वंदना प्ले करने के लिए। मैं देख रहा हूँ सुनील जैन साहब आज कहीं बिजी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी सेशन ज्वाइन कर लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। सुनील जैन जी हमारे एफपीआरटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और रेगुलर को चला रहे हैं। हर बार स्पीकर को इंट्रोड्यूस करने का काम उनका पास रहता है, सेशन शुरू होने का काम इनके पास रहता है। बट आज उन लोगों की असमर्थता थी कि भाई मुझे कहीं जाना है, तो आप इस सेशन को आगे चलाइएगा। तो थैंक यू सुनील भाई, सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आप म्यूट पे हैं। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। आई बहुत एम ऑन द बढ़िया। वे। थैंक यू। यस यस। यस आज प्लीज। कहाँ जा रहे हो सुनील भाई? मैं मेरठ जा रहा हूँ सर। मेरठ। बड़े श्रृंगार करके जा रहे हो यार। जी जी जी। आ, हम आज हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन जी भी इस सेशन में है। मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो अपने दो शब्द करके अपनी क्या कैसा चल रहा है, क्योंकि वो एक कवि हैं और उनके पास वो अपने काव्य पाठ का बहुत बड़ा काम रहता है। और जो इंश्योरेंस का काम है उन्होंने बच्चों को हैंड ओवर कर दिया। फिर भी क्योंकि हमारी संस्था के प्रधान है और कभी कभी अपनी संस्था में आ जाते हैं, तो मैंने कहा उनसे भी एक बारी दो 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 शब्द सुन लें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय तो शादियों का सीजन चल रहा है और मैं भी लगातार उन्हीं में व्यस्त हूँ। कल भी मैं ग्वालियर में था और अब 2 दिन के बाद फिर मैं टाटा आईआईजी के एक कार्यक्रम में स्विट्जरलैंड रहूंगा 5-6 दिन के लिए। सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। और आज के वक्ता, आज के उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश भाई। आज का सेशन शुरू करने से पहले, आज के स्पीकर को बुलाने से पहले, मैं चाहता हूं जैसे हम लोग हमारी एक सिस्टम है कि हम लोग अपने कोई जो अच्छी शेयरिंग्स होती है उनको लेने की कोशिश करते हैं कि किसी ने पिछले हफ्ते में कुछ अच्छा काम किया हो, किसी ने कोई बिग सेल करी हो, किसी ने कोई बिग ऑब्जेक्शन हैंडल करी हो, तो हम उसको इनवाइट करते हैं और जिससे कि और लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो है कोई अभी राजेश, देखना किसी का डिजिटल है, यदि कोई किसी के पास कुछ अच्छी शेयरिंग है तो प्लीज अपना डिजिटल हैंड रेज कीजिए, हम चाहेंगे कि उनको सुनना। किसी का हैंड रेज नहीं है। किसी का हैंड रेज नहीं है। हुआ है, हिरालाल सैनी। हिरालाल सैनी ने करा है हैंड रेज। हिरालाल सैनी बोलो। आपने आपको अनम्यूट करके और कैमरा ऑन करके बोलिए प्लीज। सब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले एफपीआरटी के सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और मैं यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखता हूँ, उसके लिए इनका थैंक यू करता हूँ। सर एक मेरा शेयरिंग में है, उसके साथ में एक छोटा सा उसी के अंदर एक ट्यूशन भी ऐड है। हम्म। नो डाउट मेरी इस महीने 8 पॉलिसी क्लोज हो चुकी और बाकी अभी पाइपलाइन में है। लेकिन सर मेरा सजेशन मैं ये चाहता हूँ आपसे कि मेरा टिकट साइज थोड़ा छोटा है। 8 पॉलिसी में 2 लाख एफपीआई हुआ है, हम्म। तो कहीं ना कहीं मुझे हेजिटेशन होती है जैसे बड़ी क्लाइंट के सामने जाने की और उनको सही ढंग से प्रिपरेशन करने की, सही ढंग से प्रेजेंटेशन करने की। तो आ, ये इसके बारे में सर मैं थोड़ा सुझाव चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल ठीक है हीरालाल जी, आज का जो सेशन है ना उस सेशन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो आज हमारे पास स्पीकर है ना वो इतने पावरफुल स्पीकर हैं, इतने पावरफुल स्पीकर हैं। आपको आज जो आपकी ये जो ऑब्जेक्शन है ना वो रूटीन में बातें करेंगे और आपको लगेगा शायद वो आप ही के सारी क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं, आपको ऐसा एक, महसूस होगा। एक छोटी क्योंकि सी शेयर, हाँ। एक छोटी सी शेयरिंग भी है। हाँ जी। अभी कल की बात है, कल एक मेरे 5,112 रुपये मंथली एक जीवन लाभ क्लोज हुई है। वेरी गुड। काफी समय से वो टाले जा रहा था, टाले जा रहा था। फिर मैंने और एक फिर मैंने एक और स्टोरी स्टोरी का सहारा लिया, वो जो द्रौपदी वाली स्टोरी है उसका सहारा लिया। और मैंने बताया उनको, भाई जैसे कैसे उसका चीरण हरण हुआ था, वहां पे सभी मौजूद थे, रिश्तेदार भी थे, उनके परिवारजन भी थे, उनके गुरुजन भी थे। इसके बावजूद उन्होंने उसकी किसी ने मदद नहीं करी, केवल श्री कृष्ण भगवान ने मदद करी। उसके पीछे का कारण है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक कभी चोट लग गई थी कृष्ण भगवान के, तो उन्होंने अपनी साड़ी में से
एक टुकड़ा उनके हाथ के बांधा था। इसी तरीके से आप इंश्योरेंस का प्रीमियम छोटा सा दे रहे हो, और जब तुम्हारे परिवार को आवश्यकता होगी तो बहुत बड़ा देगी इंश्योरेंस कंपनी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छी अच्छी शेयरिंग है आपकी। और आप रेगुलर काम करते हो, जो टिकट साइज भरने का काम है वो आप देखना आपका, आप रेगुलर काम कर रहे हो। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कुछ लोगों को वॉच करता हूँ, और उन वॉच में मैं देख रहा हूँ कि आप रेगुलर, जैसे आपने हमारे साथ पीआरटी से बहुत रेगुलर तरीके से चल रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ भी हम देख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो कर रही है, और उसके साथ साथ आपका काम भी बढ़ रहा है। बस हमारे इस प्रोफेशन की एक ही गरिमा है कि हमें मार्केट में रहना पड़ेगा, हमें लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, हमें क्लाइंट के साथ बैठना पड़ेगा, हमें ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। यदि हमें हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज आ जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंश्योरेंस में कोई ऐसी समस्या है। हमारे देश की आबादी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। इतनी इतनी बड़ी आबादी के अंदर यदि हम लोग ट्रेवल करेंगे, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। हम सब लोगों को बहुत थोड़े से क्लाइंट्स चाहिए। हमें 150 करोड़ की जनता में 150 करोड़ नहीं चाहिए, वो थोड़े से लोग चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने रेगुलर मार्केट में रहे। यदि मार्केट में रहेंगे तो काम भी आएगा, और टिकट साइज धीरे धीरे आपका जरूर बढ़ेगा। और आज का सेशन आप बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात आज ध्यान से सुनना, उसके बाद 4 बार जरूर सुनना इसको यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि ये आपके लिए स्पेशल, आज आपको लगेगा कि आपके लिए ये सेशन रखा गया है। ठीक है। मैं आज सुबोध जी हमारे मित्र हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि वो, उन्होंने अपना डिजिटल हैंड रेस करके वो अपना अपना अनम्यूट करके और अपना कैमरा ऑन करके बात करें प्लीज। अतुल भाई, सभी को सादर प्रणाम। मगर मैं ऐसे एक पोजीशन में हूँ कि शायद कैमरा ऑन नहीं कर पाऊँ, मगर मेरा जो शेयरिंग है हम्म। वो आप सभी को बताने के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि जितने बाकी लोग हैं, जिन्हें अभी जिन पार्टिसिपेंट ने बोला कि मेरा टिकट साइज कम है, हम्म। उस माध्यम से मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि 8 दिन पहले मेरा एक क्लोजिंग हुआ, एक सेल कंप्लीट हो गया। एक्चुअली वो मेरा अननोन पार्टी था, डॉक्टर था, और मेरे ऑफिस से मात्र 6-8 मीटर पे होगा वो, यानी 10 मीटर के आसपास होगा। हम्म। तो प्लान की कोई बात नहीं थी। उन्होंने जो डॉक्टर थे, तो डॉक्टर के फादर भी डॉक्टर थे, यानी वो उनका अब सेकंड जनरेशन है मेडिकल साइंस में। तो वो बार बार 2-3 बार उनसे मैं भेंट करना चाहा, मगर उनसे मेरी भेंट हुई नहीं किसी माध्यम किसी वजह से, क्योंकि उस वक्त वो अपने ओपीडी में व्यस्त थे। मगर जब पहली बार उनसे भेंट हुआ, मैंने एक उनको क्वेश्चन पूछा मेरा इंट्रोडक्शन देने के बाद कि सर, मेरा ऐसा ऐसा काम है, पिछले 25 साल से मैं इस लाइन में हूँ, और मुझे लगता है कि आपको मुझे अगर आप आधा घंटा हम बात करेंगे तो आपका आधा घंटा वेस्ट नहीं जाएगा। तो उन्होंने बीच ओपीडी में मुझे रोक के आधा घंटे का समय दिया, और आधे घंटे समय में खाली उनको 3 क्वेश्चन पूछा कि सर, आपके फादर को मेडिकल की पढ़ाई करने में कितना खर्चा है। तो बोले उन्होंने 2-4 लाख, क्योंकि आज उनकी उम्र 68 है फादर। बोला उन आपकी एज कितना है, बोले 29। तो आपको पढ़ाई में कितना खर्चा है, तो बोले 10-12 लाख रुपए। मगर आपके बच्चों को कितना खर्चा आएगा, तो बोले 5 करोड़, 5 से 7 करोड़। बोला सर, 5 से 7 करोड़ आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे तो चलेगा, या आप उसके इंस्टॉलमेंट में भरना पे करोगे, या फिर आपके पास ऐसा कोई अल्टरनेटिव है जहां आपको 5 से 7 करोड़ या 10 करोड़ गारंटेड टैक्स फ्री मिले। तो बोले ऐसा उन्होंने ऑप्शन दिया, मैं लैंड खरीदूंगा, कुछ खेत खरीदूंगा, कुछ गोल्ड खरीदूंगा। बोला ये खरीदने के बाद प्रॉपर्टी गेन भी लगेगा, या उस वक्त आप बेच पाओगे क्या, तो नहीं। तो आपके बोला इसके लिए मेरा आपके लिए एक सुझाव है, आप मुझे महीने का 1 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको 4.5 करोड़ दूंगा, या महीने के 2300 दीजिए, मैं आपको 4.5 से 5 करोड़ गारंटेड लिख के देता हूँ। तो कैसे बोले, तो मात्र आधा घंटे में सर मंथली 1,12,000 का, यानी लगभग डेली 2300 रुपए का, लगभग 3.5 करोड़ का सेल कंप्लीट हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो हमारा जो प्रोसेस है वो यही है कि हमारे हरकत में बरकत है। हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन जी हमेशा एक ही बात कहते हैं, मेहनत और मुलाकात व्यर्थ नहीं जाती, और हरकत में बरकत है। यदि हम लोग काम करते रहेंगे तो रिजल्ट्स हमारे बाय डिफॉल्ट आएंगे। मैं चाहता हूँ यदि किसी और की शेयरिंग है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आज के स्पीकर की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास हमें उनसे सुनने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि मैं वो पिछले दिनों हांगकांग में उनसे अपनी जिंदगी में पहली बार मिला, लेकिन एक जब मिला तो एक बहुत ही एक सहज हृदय इंसान है, और इतना इतना बड़ा काम करते हैं ऐसा उन्होंने कभी महसूस भी नहीं होने दिया। बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बहुत ही
नॉर्मल तरीके से रहे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उनकी छोटी सी इंट्रोडक्शन देता हूं पहले, कि वो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, राजकोट से बिलोंग करते हैं। 2004 में उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी ली थी और 2004 से ऑनवर्ड्स वो सीओटी कंप्लीट करते आ रहे हैं। 2020 में उन्होंने पहली बार टीओटी करी और जब से रेगुलर टीओटी कर रहे हैं। कॉर्पोरेट क्लब जो 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो सॉरी, कॉर्पोरेट क्लब 2009 से वो कंटिन्यू चल रहे हैं। और एलीट क्लब जो हमारा अभी जो एलआईसी का जो सबसे बड़ा क्लब है वो एलीट क्लब है, उसके वो फाउंडर मेंबर है। पिछले 2 साल पहले जैसे ही वो शुरू हुआ था, उसमें वो पहले फर्स्ट स्टार्टिंग सेशन में से ही वो इसकी एलीट क्लब मेंबर है। मैं जो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से अभी मुझे एग्जैक्टली फिगर तो नहीं पता, जहां तक मेरा ख्याल है एलीट क्लब में कोई 25-26 लोग ही सिर्फ पूरे हिंदुस्तान से पार्टिसिपेट करते हैं। और उन 25-26 लोगों में से 2 एजेंसीज हमारे जो आज के जो स्पीकर है जिग्नेश भैया की, उनके उनकी फैमिली से है। उनके पास अपनी एजेंसी में अपनी फैमिली में 4 एजेंसीज हैं, जिनमें 2 एजेंसीज में वो कॉर्पोरेट क्लब क्वालिफाई कर रहे हैं और 2 एजेंसीज के अंदर वो एलीट क्लब क्वालिफाई कर रहे हैं। जो आज का सेशन है उन तमाम लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशनल होगा, उन लोगों के लिए आई ओपनिंग होगा। जो ये लोग बोलते हैं कि अब लाइफ इंश्योरेंस का काम थोड़ा सा कम हो रहा है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी थोड़ी सी नहीं बिक रही, लोगों को ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करना चाहते, उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आंसर होगा। क्योंकि आज के जो स्पीकर हैं वो इतना बड़ा काम रेगुलर कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं। ठीक है, उनका नाम है इंडस्ट्री के अंदर। मैं जब देख रहा था, जब हम लोग हांगकांग में थे, तो उनको जो एलआईसी की मैनेजमेंट थी वो भी उनको उनके नाम से जानती थी, उनके साथ घूम रही थी, उनसे रेगुलर डिस्कशन कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। तो मतलब वो एक परिचित चेहरा थे एलआईसी की मैनेजमेंट के दिमाग के अंदर भी। तो मैं ये चाहता हूं कि आज का जो सेशन है और आज के जो स्पीकर को इनवाइट करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक उनका हमारे पास एक इंट्रो वीडियो आया है, एक वीडियो आया है, वो जरा प्ले करें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। मैं अभी जिग्नेश जी को बनाने से पहले सिर्फ 1 या 2 लोगों से शेयरिंग लेना चाहता हूँ। सिर्फ 1 या 2 लोग ये देखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें वीडियो में आपने क्या क्या चीजें नोटिस करी। यदि कोई अपना डिजिटल हैंड रेज करके बोलना चाहे ना, ये पूरा वीडियो जो 1 मिनट का वीडियो था, इसमें अपने, हाँ, अमित वालीवाल जी को मौका देते हैं, उन्होंने सबसे पहले डिजिटल हैंड रेज करा है। तो बड़ा आलीशान ऑफिस दिखा और उसमें जो मेरे को बड़ी अच्छी चीज समझ में आएगी, सो मेनी एम्प्लॉय, मतलब मैं गिन नहीं पाया, मेरे को इतने लोग बैठे दिख रहे थे। तो ये सर के सेशन के बाद मैं तो पूछूंगा भी कि भाई आपके कितने एम्प्लॉय हैं एंड हाउ यू मैनेज ऑल दिस स्टफ। बड़ा अच्छा ऑफिस लग रहा था और ट्रॉफियां इतनी लगी थी, मतलब मुझे लग रहा है ट्रॉफियों की क्वांटिटी शायद 200 के लगभग रही होगी जी। ये मेरी फीडबैक थी। बहुत बढ़िया, मैं यही चीजें नोटिस करने की बात कर रहा था जो आपने एग्जैक्टली सही तरीके से करी। और किसी के पास भी कुछ है राजेश? मैं सुरेश अरोड़ा सर से कहता हूँ कि वो अपने को अनम्यूट करके एक बार बात करें प्लीज। सबको नमस्कार। पहले तो नमस्कार सर।
ये वीडियो देख के ये मालूम पड़ा, ये महानुभाव जो हैं बहुत गहराई से इंश्योरेंस की तरफ में झुके हुए हैं और बहुत बहुत अच्छा लेवल का काम कर रहे हैं। और जो इनकी ट्रॉफीज हैं और जो इनका ऑफिस है, इनके विजन को दर्शाता है। थैंक यू सो मच। अब हम और ज्यादा टाइम हमारे पास शायद नहीं रह गया, हम और बातें नहीं कर पाएंगे। हम आज के स्पीकर को इनवाइट करेंगे, और जैसा कि हमारी एफपीआरटी की परंपरा है कि हम स्पीकर को कैसे इनवाइट करते हैं, ये आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छे से पता है कि आप हम लोगों की चैट बॉक्स इस तरीके से भर दीजिए कि आज आपके पास ये हम लोगों की एक किस्मत है कि हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं, सहज मिल जाते हैं। हम इनको हमारे यहाँ एफपीआरटी में कोई किसी भी स्पीकर को हम लोग कुछ गिफ्ट नहीं देते, कुछ ऐसा कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं देते। उसके बाद भी इतने इतने पावरफुल लोग, इतने प्रोफेशनल लोग, इतने इंडस्ट्री के वेल नोन पर्सनैलिटीज हमारे पास हमारी एक सिर्फ कॉल के ऊपर अवेलेबल होते हैं। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे उनको आने से इनका वेलकम तो ऐसा किया जाए कि उन्हें लगे कि हाँ, एक किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, एक ऐसे लोगों के बीच आए हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ आगे सोचा है, कि आगे बढ़ने के लिए सोचा है, कुछ आगे बड़ा करने के लिए सोचा है। तो मैं अब आज के स्पीकर जिग्नेश भाई को विधिवत आमंत्रित करता हूँ। जिग्नेश भाई, आपका एफपीआरटी के सेशन में स्वागत है। मैं एफपीआरटी का जनरल सेक्रेटरी अतुल जैन आपका तहे दिल से और एफपीआरटी की पूरी मैनेजमेंट टीम की तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। ओवर टू यू जिग्नेश भाई। यस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू अतुल जी, यू गेव मी अ और चांस टू स्पीक ऑन एक दिस। सेकंड सिर्फ, और आप लोगों को जान करके अच्छा लगेगा कि जैसे ही जिग्नेश भाई ने अपना बोलना शुरू करा, हमारा हाउसफुल सेशन हो गया, 100 लोग हो चुके हैं। अब वो लोग या तो यूट्यूब पे लाइव देखेंगे या लोग फेसबुक पे लाइव देख पाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो 100 की लिमिट थी वो पूरी हो गया है। ये जिग्नेश भाई, ये आपकी ओरा है, जो आपके वजह से लोग इतनी जल्दी और सब लोगों ये पूरा पूरा हाउसफुल सेशन हो चुका है। और आपको जिग्नेश भाई बताऊंगा कि जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा एक एफपीआरटी इंडिया यूट्यूब चैनल है, ये उस पे चला आ जाता है, और उसके बाद वहां पे भी 1500 2000 2500 लोग कुछ इसमें देखते हैं। टोटल मिला के हमारे पास करीब 5000 पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे पास रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ओवर टू यू जिग्नेश भाई, थैंक यू सो मच। Yes, thank you so much Atul ji, for giving me a chance to speak. वैसे तो मतलब उतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मेरी बस लाइफ जर्नी शेयर करूंगा एज अ सेकंड जनरेशन। सो स्टार्टिंग विथ जब भी मतलब कोई सेकंड जनरेशन होती है बिजनेस में, पीपल थिंक यू आर ब्लेस्ड, कि आप कितने लकी हो, आप सेकंड जनरेशन, आपको प्लेटफॉर्म मिला है इतना बड़ा, आप सीधा जाके सिर्फ काम करने लगते हो, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। सेकंड जनरेशन को एक्चुअली अतुल जी ऐसा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल हो जाती है, क्योंकि एक आपके पेरेंट्स की तरफ से भी एक प्रेशर होता है कि नाउ सिंस यू जॉइन द बिजनेस, आप इसको कंटिन्यू करो। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इंडस्ट्री में लोग, जैसे मान लो हमारे LIC का जो मैनेजमेंट है, उसको भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि एक लेवल के नीचे काम आपको नहीं करना है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट स्टार्टिंग में एक्चुअली, बिकॉज क्या होता है कि लोग एक 1 से स्टार्ट करके 10 तक जाते हैं, ठीक है, धीरे 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 ऊपर जाते हैं। सेकंड जनरेशन में क्या होता है कि आपको सीधा 10 पे रख देते हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कूप अप इन द स्टार्ट। दूसरा चैलेंज ये होता है कि मान लो सेकंड जनरेशन, मेरे फादर ने जो उनकी जनरेशन में जो क्लाइंटेल बिल्ड किया है, वो क्लाइंट को आप सेटिस्फाई करना होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी आपको विन करनी होती है। स्पेशली एक लेवल पर आपको वो ट्रस्ट करे एज अ सेकंड जनरेशन, दैट इज वेरी हार्ड टू कूप अप विथ। एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है, और क्या होता है कि एक्सेप्टेंस जो क्लाइंट करते हैं उसमें भी टाइम लगता है। सो यू गेट डीमोटिवेटेड एट टाइम्स, कि अब जब भी शुरू करते हो काम, शुरू में आपको उतना अटेंशन नहीं मिलता क्लाइंट की तरफ से। कई क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि तू अभी नया है, तेरे को पता नहीं है, पापा को भेजना। सो इट इज वेरी टफ टू कूप अप विथ। मेरी जर्नी में तो बस आई स्टार्टेड इन 2004
मैं आई एम वेरी मतलब ब्लेस्ड इन द वे दैट जब भी 2004 में मेरी एजेंसी हमने ली थी LIC में, तो एक बहुत बड़ा क्लाइंट मीटिंग रखा था, करीबन 1500-2000 लोगों का। एंड तभी LIC के चेयरमैन थे मिश्रा सिंह। वो स्पेशली वो फंक्शन में अटेंड करने आए थे। वो फंक्शन मेरी मतलब एजेंसी का इनॉग्रेशन जब किया था, सो दैट वाज अ वेरी टचिंग मोमेंट। और ब्लेस्ड दैट LIC का चेयरमैन आपके फंक्शन में, पर्सनल फंक्शन में, सिर्फ आपके फंक्शन के लिए आते हैं। सो आई स्टार्टेड इन 2004। 2 साल मैंने मार्केटिंग नहीं करा, बिकॉज आई जस्ट पास्ड माई ग्रेजुएशन इन 2003। 2004 में एजेंसी ली थी। फिर 2 साल पापा के अंडर सब काम ही सीखा, मतलब फ्रॉम स्क्रैच, छोटे से छोटा काम से शुरू किया था। धीरे धीरे 2 साल के बाद मैंने मार्केटिंग शुरू की। मार्केटिंग में लाइक आई सेड कि जब भी आप पहली बार मार्केट में आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास जाते हो एज अ सेकंड जनरेशन, तो एक्सेप्टेंस कम होता है उसका। सुन लेते हैं आपको, क्योंकि आप सेकंड जनरेशन हो, पापा के साथ उसका रिलेशन है, तो आपको सुन लेते हैं। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि ठीक है चलो देख लेता हूँ, पापा को भेजना, हम देख लेंगे। सो थोड़ा टफ टाइम रहा शुरुआत में। ग्रेजुअली स्टार्टेड, मतलब धीरे धीरे सीखते गए पापा के अंडर, धीरे धीरे काम करते गए। एंड जर्नी स्टार्टेड 2004 से 2009। 3-4 साल मतलब आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। 2009 में मेरा पहला कॉर्पोरेट क्लब हुआ। फिर कॉर्पोरेट क्लब होने के बाद मतलब इंडिया में जो कभी भी कॉर्पोरेट क्लब 2004 में हार्डली कुछ 60-70 ही रहे होंगे। सो सबको मिलते थे, सीखते थे और आगे चलता रहा। फिर मतलब एक क्लाइंटल भी बढ़ा है, और एक लाइफ में एक स्टेज आता है ना आपका, कि जहाँ एक आपको बूस्ट मिल जाता है। तो पहला बूस्ट मेरे को मिला जब भी LIC की जो प्रोडक्ट्स थी वो रीडिजाइन होने वाली थी, और लोगों को लगता था टैक्सेबिलिटी होगी ये वो। तो वो साल मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा बिल्ड हो गया। दूसरा कि अभी के टाइम में मतलब अभी तो आपको पता है मैं कॉर्पोरेट हूँ किया, फिर इलाइट में गया। काम थोड़ा स्लो है, सब बोल रहे हैं, दैट इज ट्रू। बट एक लाइफ में और बिजनेस में एक फेज होता है कि अप डाउन तो चलता ही रहता है, लेकिन यू जस्ट हैव टू स्टिक टू योर वर्क। अगर मान लो 1 साल कम भी काम हुआ, तो ऐसा नहीं कि अभी काम नहीं होगा। ये आप जो भी काम करते हो यू हैव टू कैरी ऑन, उसमें लगे ही रहना पड़ता है, तो ही हमारी इंडस्ट्री में काम होता है। सेकेंडली अभी मतलब जो अभी सिनारियो चल रहा है इंडस्ट्री में या ग्लोबली, आप देख लो इकोनॉमिकल चेंजेस इतने आ रहे हैं, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है, लोगों की हेल्थ के इश्यू इतने हो रहे हैं। तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी हमारे पास अभी काम करने के लिए, क्योंकि जब भी अनसर्टेनिटी होती है लाइफ में या इकोनॉमी में या वर्ल्ड इकोनॉमी में, आप देख लो जब अनसर्टेनिटी होती है तभी इंश्योरेंस का काम होता है ज्यादा। सो आई थिंक लगे रहना चाहिए। सेकंड जनरेशन का एक ये भी है कि आपको एक अपनी जो वैल्यूज मिली है, आपके फर्स्ट जनरेशन आपके फादर मदर से जो वैल्यूज मिली है, उसको आपको इनहेरिटेंस जो किया है आपने, उसको प्रिजर्व भी करना है। सो मैंने जो पापा के पास से जो सीखा है वो है रिलेशनशिप्स, ट्रू एडवाइस, और कभी भी गलत बोल के कोई भी काम, मतलब स्पेशली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में गलत या झूठ या गलत समझा के कोई पॉलिसी आप बेचोगे तो वो ज्यादा टाइम आपका क्लाइंट के साथ नहीं रहेगा। अभी जो मतलब एज अ सेकेंड जनरेशन जो पापा के टाइम पे होता था वो सब मैन्युअल होता था, ठीक है, फॉर्म्स भी मैन्युअली भरते थे, सब मैन्युअल था। अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी का एक बेनिफिट हो गया है, तो यू हैव टू एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। जो भी मतलब आपको करना पड़े नई टेक्नोलॉजी के लिए, सीखना पड़े, उसके इन्वेस्टमेंट करना पड़े, तो वो करना ही करना है। अभी
पहले क्या होता था कि एक रिस्क कवर मतलब LIC की पॉलिसी ले लो, हो गया। अभी जो व्हाट टू से, अभी मान लो ना एक टाइप से एक मॉडर्न रिस्क प्लानिंग का एक दौर शुरू हो गया है कि सिर्फ LIC की पॉलिसी या सिर्फ टर्म इंश्योरेंस करके आप क्लाइंट को नहीं छोड़ सकते। जो भी क्लाइंट को जरूरत है, रिस्क कवर, फैमिली प्रोटेक्शन तो सही है, लेकिन आगे जो उसकी लायबिलिटीज है, उसका वेल्थ क्रिएशन कैसे करे। आपको सिर्फ इंश्योरेंस का नहीं, आपको म्यूचुअल फंड्स भी करना पड़ेगा, आपको जनरल इंश्योरेंस भी करना पड़ेगा। सब आपको, व्हाट आई मीन टू से इज कि आप एक पूरी अंडर वन रूफ जो आप सर्विस क्लाइंट को दे पाते हो, सो दैट इज द बेस्ट एडवाइस आई गिव। क्या होता है कि मान लो मैं सिर्फ LIC का काम करता हूँ, से फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं नहीं करता तो वो दूसरे के पास करना ही करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ठीक है काम आप नहीं करते हो, पैसा आपके पास नहीं है, दैट इज वन थिंग, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा आज के टाइम में एक रिस्क एसोसिएटेड है। कोई भी आपका क्लाइंट के पास म्यूचुअल फंड या GI या दूसरा इन्वेस्टमेंट वाला जो एडवाइजर है, वो आपके क्लाइंट का, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स दिस टाइम, म्यूचुअल फंड्स का अगर आपके क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट किसी और एडवाइजर के पास है, तो आपकी पॉलिसी अगले 2-3 साल में सरेंडर का बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। क्योंकि वो एडवाइजर उसको सिर्फ रिटर्न दिखाएगा, इसमें रिटर्न नहीं है, उसमें इतना है, सरेंडर कर लो, तो वो क्लाइंट आपके पास हाथ से गया फॉर एवर। आपने 10, 12, 15 साल से जो रिलेशनशिप रखे हैं क्लाइंट के साथ, अभी रिलेशनशिप्स क्लाइंट देखता ही नहीं है, उसको उसका बेनिफिट ही दिखता है। सो ट्राई एंड प्रोवाइड ऑल सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स है, GI है, अदर इन्वेस्टमेंट FDs है, बॉन्ड्स है, लोन्स इवन आप कर सकते हो। सो आपको आपके क्लाइंट का मैक्सिमम आपके वन रूफ में जो सर्विसेज मिले, दैट इज द टाइम आई थिंक अभी होना चाहिए ऐसा। और एक होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। होलिस्टिक मतलब 360 डिग्री फाइनेंशियल प्लानिंग, सिर्फ इंश्योरेंस नहीं, सिर्फ रिस्क कवर नहीं, उसका वेल्थ भी कैसे क्रिएट करना है। जैसे अभी एक भैया ने बोला था कि डॉक्टर की एजुकेशन के कितनी एक्सपेंसिव हो रही है, तो एक उसकी फ्यूचर लायबिलिटीज जो है किसी लोगों की, वो भी आपको प्लानिंग करके देना पड़ेगा अभी से। और एक मतलब सेकंड जनरेशन में क्या है, लेगेसी मिलती है आपको। मतलब जो भी काम आपके पेरेंट्स करते थे पहले, आपको मेंटेन तो नहीं, लेकिन उसको एक लेवल से ऊपर लेके जाना होता है। सो विच इज क्वाइट टफ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी, कि एक्सपेक्टेशन लोगों की ऐसी होती है, हाई होती है। यू हैव टू कैरी योर लेगेसी, आपकी जो ब्रांड है वो आपको ब्रांड मेंटेन करनी होती है। सो दैट इज द थिंग। और एक किसी ने बोला कि ऑफिस में मतलब मेरी ऑफिस में स्टाफ ये वगैरह, एक्चुअली है ना, जो एडवाइजर है वो ग्रो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो सब काम खुद को ही करना है। रिन्यूअल भी खुद को लेना है, सरेंडर भी खुद को कराने जाना है, रिवाइवल भी खुद को कराने जाना है, जो भी छोटे से छोटा काम है वो खुद ही करते हैं। व्हाट आई बिलीव इज कि एम्प्लॉइज है ना, वो एक एक्सपेंस नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, राइट। जितना आप फ्री रहोगे उतना आप ज्यादा काम कर पाओगे। हमारी इंडस्ट्री में सिंपल फंड है, जितने ज्यादा लोगों को आप मिलोगे उतना ज्यादा आपका काम होगा, है ना। तो आप एक ऑफिस एस्टेब्लिश करो, एक अच्छी बढ़िया वाली स्पेस में बैठो। एम्प्लॉयज आपको रखने पड़ेंगे, रखने चाहिए, आई मीन टू से इट इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस। जितना आप फ्री रहोगे, जितना आप मेंटली और इवन फिजिकली फ्री रहोगे, उतना आप काम ज्यादा कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई बिलीव। हमारी एक सिस्टम है ऑफिस में, आई शेयर जस्ट सिस्टम ऑफ आई ऑफिस। हम रेगुलरली 9 o'clock ऑफिस आ जाते हैं, सब स्टाफ में सब। देन वी प्रे टुगेदर, साथ में हम प्रार्थना करते हैं, फिर सब अपने काम पे लग जाते हैं। मेरे ऑफिस में भी ऑलमोस्ट 12 लोग का स्टाफ है, 12 पीपल। 12 में से 3 लोग ऐसे हैं लड़के जो पूरा दिन सिर्फ रिन्यूअल लेने के जाते हैं क्लाइंट के पास।
ऑनलाइन भरते हैं दैट इज ओके, बट जो फिजिकल चेक से प्रीमियम भरते हैं, तो मेरे पास अभी 3 बंदे ऐसे हैं जो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक सिर्फ उसको रिन्यूअल ही करना है, लेना है क्लाइंट का, बस और कुछ काम ही नहीं। ठीक है। 2 बंदे ऐसे हैं जो रेगुलरली LIC में जाते हैं, जो भी सर्विसिंग का काम होता है, वो भी 11 साढ़े 11 बजे निकल जाते हैं, दोपहर को 2 ढाई 3 बजे तक वापस आ जाते हैं। तो 2 लोग ऐसे हैं। 3 लोग बैक ऑफिस में हैं, जो डेटा मेंटेनेंस ये वो सब वो मैनेज करती है 2 लड़कियां। बाकी मेरे लिए तो बस एक ही काम है कि बस क्लाइंट से मिलो, पॉलिसी करो, और जो भी मतलब सेल हुआ वो ऑफिस में आके दे दो, बस वो सब स्टाफ देख लेगा। आपका काम, चेक आ गया, आपका काम खत्म हो गया, बाकी जो भी करना है वो स्टाफ करेगा। आप बस फ्री रहो, किससे मिलना है, मीट मोर एंड मोर पीपल, जितने ज्यादा लोग से आप मिलोगे उतना ही ज्यादा आपका काम होगा। ठीक है। So this was a little about myself, and I think Atulji, we can take some questions also, if you don't mind. जिग्नेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे पापा जी ने एक अपना एक सेटअप बनाया था और एक उन्होंने भी अच्छे तरीके से काम किया था, आपने उसको आगे नेक्स्ट लेवल पे लेकर के गए। आपने अपने चैलेंजेस बताए कि क्योंकि जिन लोगों ने आपके पापा के साथ डील किया था, उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई जो वो कर रहे हैं तो वो तो एटलीस्ट आप करें ही करेंगे, अब उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, जो आप एग्जैक्टली लेके भी गए। मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग आपसे सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि जैसे अभी इस एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है, जैसे हम लोग ये PRT पिछले 7-8 सालों से चला रहे हैं, तो अ, उसमें पहले लोगों के पास ना क्वेश्चंस होते थे, या वो लोग ऑब्जेक्शंस होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शंस दोनों ही बंद होगी, या तो उनके पास मतलब आई डोंट नो कि वो परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं लोगों की कम हो रही है। तो मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो नया बिजनेस आता है उसके लिए आप करते क्या है, क्या आपका प्रोसेस क्या है, कैसे आपके पास आपने इतने 4 एजेंसीज में, 2 एजेंसीज में एलीट क्लब करना और 2 एजेंसीज में कॉर्पोरेट क्लब करना, ये कोई मतलब मजाक का काम नहीं है, क्योंकि इतना बड़े लेवल पे काम करना जहाँ पे लोगों की आज हम देखते हैं कि अपने टीम हमने लोगों अपने हमारा भी खुद का भी देखते हैं और लोगों का भी देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का काम रीजनेबली उतना अच्छा से नहीं, मतलब उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा। आप इतना सब कुछ करते हैं, तो आप ऐसा करते क्या है, आप कैसे क्लाइंट से मतलब क्लाइंटेज जो है आपके पास वो कैसे है, क्या किन किन लोगों को सेल करते हैं, क्या आपके पास नए प्रोसेस नए प्रोस्पेक्टिंग का क्या आपके पास सिस्टम है, वो यदि इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को पता लगेगा तो हो सकता है वो भी उस प्रोसेस से चलो कुछ तो ना जी, कुछ मैं फायदा एक ले चीज पाए। आपको दिखाना चाहूंगा, इसके लिए आपका ये ना मेरा पूरा मास्टर रिकॉर्ड है मेरे क्लाइंट का। हाँ जी। ठीक है। A to O और P to Z। ठीक है। यस। इसमें क्या करा है, ये पूरे का पूरा जो मेरा क्लाइंट है उसका फैमिली वाइज एवरी अप्रैल में मैं ये प्रिंट करता हूँ, पूरा हमारा जो पॉलिसी रजिस्टर होता है वो। ठीक है। करीबन 1500 फैमिली का क्लाइंटल है मेरे पास अभी। मैं क्या करता हूँ कि एवरी अप्रैल इसको प्रिंट करता हूँ, फिर एक हफ्ता कहीं जाता ही नहीं मार्केट में, सिर्फ ऑफिस में बैठता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट फैमिली A से लेकर Z तक, टर्न बाय टर्न में धीरे धीरे सोच समझ के वो क्लाइंट को उसके फैमिली का देखता हूँ पूरा पोर्टफोलियो। ठीक है। एक फैमिली का मान लो मेरे इसमें 3-4 क्राइटेरिया मैंने रखे हैं कि प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हम बनाते हैं उसके 3-4 क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया की पिछले 2-3 सालों में किसी ने पॉलिसी नहीं लिया, ऐसा फैमिली। ठीक है। एक क्राइटेरिया दूसरा कि फैमिली मेंबर्स कौन ऐड हुआ है वो फैमिली में, किसी की शादी हुई है, किसी के वहां बेटा बेटी हुई है, सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया कि उसका बिजनेस पिछले 3-4-5 साल में कितना डेवलप हुआ है। ये 3 क्राइटेरिया में देख के उसमें A to Z तक पूरा एक एक क्लाइंट को देख के उसका मैं लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है। तो 1500 फैमिलीज है मेरे क्लाइंट में करीबन, तो उसमें से करीबन 400 से 500 लोगों का तो प्रोस्पेक्टिंग बन ही जाता है। ठीक है। वो 400-500 में से फिर मैं फिल्टर करता हूँ, ये पूरा साल का हो गया 400-500 फैमिली। ठीक है। फिर मैं उसमें फिल्टर करता हूँ मंथली कि ये मंथ में मैं मुझे किसको मिलना है, और मंथली से करता हूँ वीकली।
कि ये वीक में किसको मिलना है। ठीक है, ऐसा पूरा मेरा प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बना रहता है, और सुबह उठ के मेरे को सोचना नहीं पड़ता कि किसको मिलने जाऊं करके। वो 400-500 फैमिलीज में पूरे साल में मिलता हूँ, उसमें से जो बिजनेस आता है। लकीली हमारा सिटी ऐसा है कि मैकेनिकल हब है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ, पैसा बहुत है राजकोट में। सो बड़ी पॉलिसी भी बिक जाती थी, अभी तो नहीं बिक पाती क्योंकि अभी 5 लाख का जो टैक्स वाला आ गया। तो 400-500 फैमिली वो हो जाती है, और वो जो फैमिलीज को मैं जब भी मिलने जाता हूँ तभी वहां से रेफरेंस लेता हूँ, क्योंकि रेफरेंस इज अ वेरी गुड टूल फॉर प्रोस्पेक्टिंग। मान लो आप किसी आपका, और रेफरेंस आपको वही देगा जो आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड है। अगर आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपको रेफरेंस नहीं देगा, और जो रेफरेंस देगा वो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस ही देगा। और ऐसा नहीं कि रेफरेंस लिया नाम नंबर दे दो, आई मेक श्योर कि वो क्लाइंट खुद उनको फोन करे कि ऐसा ऐसा है, जिग्नेश आपको मिलना है, उसको आप जरा अपॉइंटमेंट दे देना। तो ऐसा रेफरेंसिंग करता हूँ। सो ये मतलब प्रोसेस है मेरी प्रोस्पेक्टिंग की। बहुत बढ़िया जिग्नेश भाई, मतलब जैसे आपने बोला कि हम 400-500 लोगों का एक फिल्टर बना कर लेते हैं और उसके बाद उसको मंथली और वीकली में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँ, मतलब आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं या ऐसे ही चले जाते हैं? मतलब पीपल नो यू कि भाई हाँ भाई आपको जानते हैं सारे लोग, पापा के टाइम से जानते हैं, और उसके बाद आपने भी पिछले, क्योंकि यदि हम 2004 से बात करें तो मेरे ख्याल से 21 साल आपको भी इंडस्ट्री के अंदर हो गए, 21-22 साल हो गए। तो अब तो लोग आपको भी उसी उसी रिस्पेक्ट और रिगार्ड से देखते होंगे कि भाई आपने भी लोगों को वो फैसिलिटीज दी हैं, वो स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज दिया होगा। तो क्या आपका जो जो मीटिंग का प्रोसेस रहता है वो आप अपॉइंटमेंट लेके मतलब दिन डिसाइड करते हैं, या आप सीधा अपना जो भी एरिया, जैसे आपने मतलब आई डोंट नो कि राजकोट कितना बड़ा है क्योंकि मैं राजकोट से भी आया नहीं, बट कैसे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे प्रोसेस? तुलसी एक में ऐसा है कि मान लो कि कोई बड़ा क्लाइंट है, तो मतलब बिना फोन किए तो मैं जाता ही नहीं। फर्स्ट थिंग, आप ऐसे ही पहुंच जाओगे तो पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। ठीक है, कि ऐसे ही यार निकला होगा आगे आइए ऐसा करके। आई मेक श्योर कि उसको मैं कॉल करूं कि आज मैं वो साइड आने वाला हूँ, आपको अगर पॉसिबल है तो हम मिलेंगे। उससे क्या होता है, दो, एक तो क्लाइंट भी प्रिपेयर्ड रहता है, और क्लाइंट स्पेशली मेंटली प्रिपेयर्ड इसके लिए रहता है कि जिग्नेश आ रहा है तो या तो LIC का इन्वेस्टमेंट करना है, या म्यूचुअल फंड का करना है, या कोई जनरल इंश्योरेंस का बात है। सो ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड। ठीक है, अगर आपको हाँ बोलता है, दैट मीन्स आपका आधा काम तो हो गया है वहां पे। ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड, ये आने वाला है तो इन्वेस्टमेंट की बात होगी। और कोई बड़े क्लाइंट होते हैं जिसका मतलब अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसका स्टाफ हैंडल करता है अपॉइंटमेंट्स, तो बड़े क्लाइंट को मिलने के लिए प्रायर अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ता जैसे आप क्लाइंट्स के पास मतलब रेगुलर कितनी मीटिंग्स रहती हैं आपकी क्लाइंट्स के पास? है हाँ दिन जी, में। हाँ जी, दिन में। डिपेंड्स, कभी 4, 5, 6, 7, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स अवेलेबिलिटी। हाँ, मतलब और 6-7 तो हो जाती है छह ऑन एन सात एवरेज। ऑन एवरेज 6-7 होते, तो ऐसा भी रहता है कि लोग आपके पास ऑफिस में आके मिलते हैं? बहुत कम। बहुत कम। बहुत कम, यस। देखो आज मैं जिग्नेश भाई बीच में जरा थोड़ा सा मैं इस यस। प्लेटफॉर्म को भी एड्रेस कर जाता हूँ। हमारे इस प्रोफेशन की ये रिक्वायरमेंट्स है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से बात कर रहे हैं जो एक लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर एक दिग्गज हैं, और वो भी ये क्या बोल रहे हैं कि मैं 6 से 7 लोगों से मिलता हूँ और मैं ही जाता हूँ मिलने के लिए। तो हम लोगों का, मैं जो अभी पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि लोगों की शेयरिंग जो कम हो रही है, या लोग मिल कम मतलब किसी की सेल्स कम हो रही है, या लोगों के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है इंश्योरेंस को लेकर के, वो उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं खुद सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम लोग ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। हम लोग यदि अपने यहाँ से निकलेंगे और बात करेंगे, आगे जाएंगे, तो जैसे जिग्नेश भाई को आज मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिग्नेश भाई आज इंडिया के अंदर कुछ पहले कुछ स्टार्टिंग एडवाइजर की लिस्ट के अंदर उनका नाम आता है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर नाम आता है। ऐसे सब लोगों का काम अच्छा हो सकता है, बट उसका लिए सबसे पहली जो वो रिक्वायरमेंट है वो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जिग्नेश भाई, जैसे आप 6 से 7 मीटिंग्स कर लेते हो, ये मीटिंग्स आप खुद अरेंज करते हो या आपके पास कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव है जो आपके लिए मीटिंग्स जनरेट करके देता है?
नहीं, मैं खुद ही अपॉइंटमेंट लेता हूँ। सभी लोगों से आप बात करते हैं सभी, उनसे? यस एवरीवन। अच्छा। और उसके बाद अपने जब आप मतलब क्लाइंट के पास जाते हैं तो उसका पोर्टफोलियो लेके जाते हैं या उसके साथ कुछ प्रेजेंटेशन भी बना के लेके जाते हैं? दोनों पोर्टफोलियो भी लेके जाता हूँ और प्रेजेंटेशन, मतलब पहले जब बैठते हैं हाँ जी, हाँ तो जी। पहले उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो पहले डिस्क्राइब करके वो देख लेते हैं एक बार, सो ही नोज कि हम आज इस पॉइंट पे हम कहाँ खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। एंड बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन हिज पोर्टफोलियो, आई गिव सजेशंस या प्रेजेंटेशन। कि मान लो कोई क्लाइंट के पास गया मैं, और मेरे को पता है कि उसने मान लो से फॉर एग्जांपल बैंक से 10-12 करोड़ की लायबिलिटी ले रखी है, हाँ तो जी। उसको पहले उसका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि यार तेरे पास 10-12 करोड़ की लायबिलिटी है जो हमको प्रोटेक्ट करनी। सो ऐसे केस में डिपेंड्स, टर्म प्लान भी देना पड़ता है, या फिर किसी मान लो कि किसी के घर में न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके एजुकेशन को लेके, मतलब पहले पोर्टफोलियो रिव्यू करो, बेस्ड ऑन दैट उसको सजेशन दो कि ये तेरा पोर्टफोलियो है और आगे आपको ये करना है। जिनेश भाई, जैसे आपने बताया कि बच्चे के एजुकेशन के टाइम पे बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसके यहाँ नया बच्चा होता है तो उसको आप लाइफ इंश्योरेंस की प्लान समझाते हैं, करते हैं। तो क्या जैसे आज के दिन जो हम लोग डील कर रहे हैं या लोगों की ज्यादा ऑब्जेक्शंस रहती है कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन 6% रिटर्न, क्यों? वो कहता है कि 6% के रिटर्न में कुछ नहीं होने का, ये तो हमारी अपनी इन्फ्लेशन हमारे मनी को खा जाएगी। तो उसमें आपके पास आप कैसे इस प्रोसेस को, कैसे क्लाइंट को कन्विंस कर पाते हैं, कैसे उसको इसी 6% की रिटर्न्स के अंदर ही बच्चे के एजुकेशन की बात कर पाते हैं, ये जरा आप बताएंगे तो बहुत सारे लोगों का फायदा रहेगा। जी अतुल भाई एक बात, हाँ, हेलो। अतुल भाई अच्छा जी। आप चाचा एक मिनट, पहले एक बार इसका आंसर ले लें पहले। हाँ। अतुल जी, इसमें ऐसा है कि जब भी आप पॉलिसी बेचने जाओ, इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचोगे तो नहीं बिकेगा। आपको उसकी नीड को समझना है और उसका उसका सॉल्यूशन करना है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि क्लाइंट जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो समझ भी नहीं पाता है, मतलब क्लाइंट को क्या समझ होगी एलआईसी के प्लान में, फीचर्स में, ठीक है। लेकिन आपको अगर उसकी नीड पता है, आप उसका सॉल्यूशन करेंगे तो फिर वो रेट ऑफ रिटर्न वाली बात ही नहीं आती कि इतना मिलता है, कितना नहीं मिलता है, इसमें इतना मिलता है उतना। उसका जो सॉल्यूशन है, उसकी नीड है, उसको सेटिस्फाई करना है बस। बहुत बढ़िया। देखो ये भी हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए एक अच्छी आई ओपनिंग चीज है कि यदि हमने क्लाइंट की नीड को एनालाइज कर दिया ना, रिटर्न, जैसे हम लोग गोपीनाथ सर के साथ एक सेशन करते हैं तो गोपीनाथ सर हमेशा अपनी, जब भी हम उनके सेशन में होते हैं तो एक बात जरूर बोलते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट्स मोर वेल्थ देन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना? तो इंटेलिजेंस लोगों को लगता है कि ज्यादा रिटर्न्स आ जाएंगे, इस यहाँ पे लग लेंगे, बट जो डिसिप्लिन है वो हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर है, और इसी वजह से इसी बात को ही जिग्नेश जी हमेशा अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं और उनको उनकी गोल बेस्ड प्लानिंग कर पा रहे हैं। हमारे पास कुछ हमारे और भी लोगों के डिजिटल हैंड रेज कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक एक करके हम उन लोगों का भी क्वेश्चन लें, जिससे कि उनकी भी क्लियरिटी, उन्हें भी क्लियरिटी आए और हम आगे सब लोग आगे बढ़ पाए। तो मैं सुरेश अरोड़ा सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन करें। तो भाई आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दिया। मेरा क्वेश्चन था कि आज की डेट के अंदर तो म्यूचुअल फंड भी आप कर रहे हो और इंश्योरेंस भी कर रहे हो और इंश्योरेंस में भी अच्छा लेवल का काम कर रहे हो, तो इसकी बैलेंसिंग कैसे कर पाते हो? क्योंकि सुरेश, क्लाइंट इज वही मोर बोला। फैसिनेटिंग टुवर्ड्स रिटर्न। हाँ, मतलब वही मैं अभी बोला कि जो क्लाइंट की नीड है उसे आपको सेटिस्फाई करना। मान लो उसके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस है, एलआईसी प्रोटेक्शन वटेवर, तो फिर आप उसको ज्यादा प्रोटेक्शन की ओर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसका एक स्टेज प्रोटेक्शन का खत्म हो गया इंश्योरेंस का, तो आपको और दूसरे इन्वेस्टमेंट के आपको ही डाइवर्ट करना पड़ेगा। आप एलआईसी एलआईसी पे ही लगे रहोगे तो क्लाइंट को ऐसा लगेगा कि ये पूरा दिन एलआईसी बेचता रहता है, मेरा फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहा है, ये उसका ही देख रहा है। सो एक पॉइंट पॉइंट के बाद जब इंश्योरेंस, मान लो कि से फॉर एग्जांपल मेरी बात करूं कि मेरा अभी ऑलमोस्ट 15-17 करोड़ का इंश्योरेंस है, ठीक है। तो अभी मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो मैं और इंश्योरेंस क्यों लूं? तो मुझे म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए। एक पॉइंट आप जो अतुल जी ने अभी बताया कि गोपीनाथ सर जो बताते हैं कि वो फाइनेंशियल पिरामिड, ठीक है। तो नीचे का बेस अभी आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, और वो आपको ही सजेस्ट करना पड़ेगा क्लाइंट को। आप नहीं करोगे, कोई दूसरा आके समझा के जाएगा तो आपका क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। दिनेश भाई, मोस्टली काफी जगह ऐसा भी देखा गया है कि
उनको पैसे उनका बेस भी नहीं है, प्रोटेक्शन भी नहीं है एडिक्वेट, और फिर भी वो रिटर्न की तरफ फैसिनेटेड है, उसको कैसे मतलब वही हमारा काम है ना। हाँ, वही हमारा काम है कि उसको वहां पे जाओ और फाइनेंशियल पिरामिड समझाओ उसको कि अभी तेरा लेवल ये है, तुझे यहाँ पे डालना है पैसा, तू यहाँ पे डाल रहा है। अगर पिरामिड उल्टा हो गया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी लाइफ में। यंगस्टर में तो आज के दिन पिरामिड उल्टा ही है भैया, जिग्नेश भैया। वो पहले, सबसे यस पहले यस। वो हाई रिस्क में जाते हैं, उसके बाद वो रिस्क फ्री, मतलब रिस्क फ्री ग्रोथ तक तो मतलब सोचना भी नहीं जरूरत समझते, सोचने की भी जरूरत नहीं समझते। और मतलब इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम समझाए उनको कि तेरा फाइनेंशियल पिरामिड ऐसा होना चाहिए। अगर उसको पता है कि मेरा मैं रिस्क ही ले रहा हूँ, मेरा बेस है ही नहीं, स्ट्रांग है ही नहीं, कुछ नहीं, मेरे को डालना ही है, तो फिर यू कैन नॉट से नो। उसने तय ही कर लिया दिमाग से बस कि मुझे यही चीज हो म्यूचुअल रही है, फंड में जाना है। यही चीज हो रही है जिग्नेश भाई आजकल मैक्सिमम। चलो अभी जी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं पुनीत जैन को बोलता हूँ, छोटा जल्दी से अपना क्वेश्चन लीजिए, क्योंकि 4-5 डिजिटल हैंड हैं और हमारे पास टाइम की भी लिमिटेशन है थोड़ी सी, प्लीज। जिग्नेश भाई नमस्ते। Can I speak मैं to you, आपको sir? नमस्ते। Please hold. We will give a chance to everybody who is raised their hand. We'll give the chance. Please mute yourself so that we can. Puneet Jain is raising his question. Please. Yes. Thank you so much. जिग्नेश भाई नमस्ते। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जैसे आपने कहा कि दिन में आप एवरेज 6 मीटिंग कर लेते हो, जैसे कि हम लोग हैं, जी एक मीटिंग मिनिमम टाइम 2 घंटा मिनिमम लग जाता है, तो हाफ टाइम मैं 6 मीटिंग्स के अंदर। हाँ, इसलिए हो जाता है क्योंकि राजकोट इतना बड़ा सिटी नहीं है एक्चुअली। राजकोट का पॉपुलेशन हार्डली 3 लाख है, और पूरा राजकोट का सराउंडिंग आप देखो तो 20 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, सिटी के ये साइड से ऑपोजिट साइड आपको जाना है तो हार्डली टेक्स आधा घंटा। अच्छा। और मीटिंग्स भी मैं ऐसे अरेंज करता हूँ, मान लो एक एरिया में स्पेसिफिक गया हूँ तो आई ट्राई के वही एरिया में दिन की निकल, सो इट सेव्स टाइम, ट्रैवलिंग का टाइम बच जाता है। जिग्नेश भाई आपका एवरेज मीटिंग टाइम कितना होता है? डिपेंड्स, मतलब कितना बड़ा पोर्टफोलियो है क्लाइंट का। अगर बड़ा पोर्टफोलियो है तो इट टेक्स एक आध घंटा, 1-1.5 घंटा लग जाता है। और अगर छोटा पोर्टफोलियो उतना बड़ा नहीं है तो आधा पौना घंटा मैक्स टू मैक्स। जनरली एंड इट हमारे होता डिपेंड्स क्या है, हमारा। हाँ, यस। कि हम बोलते कम है, क्लाइंट ज्यादा बोलता है, क्लाइंट अपनी बातें रखता है, मतलब इधर उधर की बात लास्ट के 5-10 मिनट में हम अपनी बात कर पाते हैं। हाँ, मतलब वही है कि मतलब वैसे भी अगर आप क्लाइंट को मिलने जाओ तो सीधा निकाल के बात नहीं करनी चाहिए, इधर उधर की भी थोड़ी बात होनी चाहिए। एक रेपो जब भी बिल्ड हो जाएगा दोनों के बीच में, तभी आप आपका पॉइंट रख सकते हो। और क्लाइंट को तो मतलब उस वो वी हैव टू बी गुड लिसनर्स। क्लाइंट जो भी बोल रहे हैं हमको बाय डिफॉल्ट आप सुनना ही पड़े, तो ये एक रेपो बिल्ड होगा ना आपके भी आपके क्लाइंट में। मान लो कि वो बोले जा रहा है, आप उसको रोक रहे हो, तो आप जब भी आप अपना पॉइंट पर्सपेक्टिव रखोगे उसके पास, तो उसका भी वो वेवलेंथ मैच नहीं होगा। तो एक डिपेंड्स कितना क्लाइंट बोलता है। मीटिंग टाइम डजंट मेक, मतलब उतना कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि इतने टाइम की मीटिंग होनी चाहिए। डिपेंड्स क्लाइंट कैसा है, पोर्टफोलियो कैसा है। नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट शेरी कंथमटी सिटी यार, आप अपना अनम्यूट करके प्लीज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक योर क्वेश्चन, मिस्टर सेठी। Sir, Padmaji, sir, I'm Padmaji Content City. Can I speak, sir? Please speak. Thank you so much, sir. Sir, when I talk to the customer and need of pension amount कितना है वो सभी देखने बोलने के बाद, suppose उसका pension is required around 10 lakhs or something. If you show a presentation with 10 lakhs or something, so one customer showed, I shown yearly 5 lakhs on Utsav. He said he was गुस्सा आ गया कि मेरे को 20 lakhs or 10 lakhs is required. How you showing is 5 lakhs? And moreover, if I investment that amount in elsewhere, it will get more returns. What is your product is giving that? उसको समझाने के लिए क्या है? Everyone says if the same amount invested in Utsav or Umang, you will get more returns in other products. For which उसके लिए क्या करना पड़ता? That is what I said earlier. When you meet a client, you have to identify his need and you have to convince this is your need. You at least need this much. You have to do this much. ठीक है? प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, ठीक है, कोई प्रोडक्ट किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया, लेकिन बेसिक फंडा तो वही है कि उसकी जो नीड से फॉर एक, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, अगर मुझे कोई चीज चाहिए, ठीक है, मेरी नीड है, वो मेरे को कोई देगा तो आई विल डेफिनेटली एग्री टू इट। इन सिंपलर टर्म्स आई विल एक्सप्लेन,
इसी क्लाइंट की नीड है जीवन आनंद, ठीक है, और आप उसको बेच रहे हो जीवन लाभ, तो क्लाइंट की नीड उसमें सेटिस्फाई नहीं होती तो वो एग्री ही नहीं होगी। यस यस उसको सर। जीवन आनंद ही चाहिए, तो आप जीवन आनंद ही दो तो वो एग्री हो जाए। दैट इज द थिंग। मतलब पेंशन यू सेड आई टॉक हाउ अबाउट मच पैसिव पेंशन शुड इनकम, बी नीडेड। आई टॉक अबाउट पैसिव इनकम। तो इसके लिए कितना नीड है बोला था, मैं बोला था ये इसने स्टार्ट करो, बाद में इंक्रीज करने के लिए बताया, लेकिन वो पता है जी कि इट इज वेरी शॉर्ट अमाउंट एंड मोर ओवर हम दिस अमाउंट can be invested elsewhere and getting more returns. That is the usual question यस everyone says. yes, what you could have done is you could have first told him your need is 20 lakhs, ठीक है, if you can start right now उतना पैसा if you have you can carry on or we can start gradually। अभी आप 5 लाख करो, फिर 15 लाख करो, फिर 20 तक जाओ। व्हाट यू आई थिंक व्हाट मिस्टेक यू नीड इज कि आपने उसको क्लाइंट को एक ऐसा अमाउंट बताया कि उसको बिलो डिग्निटी हो गया वो Yes, अमाउंट। दैट इज व्हाट आई थिंक 100%. ये माइट हैव। यस दैट इज। सो व्हाट यू कुड हैव डन कि सर आपका नीड 20 lakhs है पेंशन का, उसके लिए से फॉर एग्जांपल 50 लाख ईयरली प्रीमियम आता है, आर यू एबल टू गिव मी 50 lakhs राइट नाउ? अगर देता है तो इट इज गुड, अगर नहीं देता है तो यू कुड हैव सेड कि सर उसके अभी बाद 10 टाइम लाख नहीं को दिया, he ग्रेजुअली। just discarded me, you are just shown me an illogical returns and everything बोल के डिस्कार्ड कर सर दिया। को बात है अब आपको आई थिंक यू गॉट ए आंसर यस यू नीड टू मतलब इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि वी शुड एक्सप्लेन बेटर before sell the clothes. We should explain everything. This is a commitment, and you need to tell to the customers this is a commitment part, and money is hold only when you get the commitment. If there is any investment which gives a flexibility to you, you will not able to continue. It is a if you can show the chart which is provided by the SEBI or something like म्यूचुअल फंड्स में कितने लोग कितने दिन तक इन्वेस्ट करते हैं, आप उस तरीके से भी बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने क्लाइंट के साथ अपना फाइन ट्यून करना पड़ेगा और you need to convince him first. Questions, one from Vinod ji and one from Anil Mishra ji. हाँ नमस्कार जी। मेरे भी बेटा सेकंड जनरेशन में आ चुका है, मेरे को भी 40 साल हो गए हैं, और आपका जो बात हुई बहुत अच्छी लगी, तो मैंने भी कोशिश की कि मेरा बेटा भी आगे उस हिसाब से चले। शायद वो उस चीज को नहीं देख पा रहा, पर चलो एनी हाउ। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज की डेट में जिस टाइप से म्यूचुअल फंड या और चीजों की वजह से लोग LIC पॉलिसी सरेंडर करने की बहुत सोच रहे हैं और आ भी रही हैं, तो उस सरेंडर को कैसे रोका जाए? आपके पास भी जरूर कोई ना कोई क्वेरीज तो सरेंडर की आती होंगी, तो आप उसको कैसे रोकते हैं, कैसे समझाते हैं कि सरेंडर ना करिए? मैंने भी बहुत कोशिश की, पर लोग एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं सरेंडर ही कर दीजिए, हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। सो व्हाट कुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन एज पर यू? जी यू आर वेरी राइट, क्योंकि आजकल मेरा टाइम नई पॉलिसी बेचने के अपोजिट पुरानी सरेंडर कैसे बचा उसमें ही मैक्सिमम टाइम जा रहा है अभी दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यू आर राइट। मतलब सी देयर इज वन थिंग कि आज मेरा एग्जांपल मैं देता हूँ। एक मेरा क्लाइंट है, ही गिव्स मी 1 करोड़ 70 lakhs प्रीमियम रिन्यूअल, ठीक है। उसके फादर ने वो सब किया था प्लान, ठीक है, 3-4 साल। लास्ट पॉलिसी वाज आई थिंक इन 2023। तभी उसका लड़का नहीं था बिजनेस में, तो उसके फादर ने किया जो भी प्लानिंग किया इतने सालों से। तो उसका लड़का आता है, बैठ के पहला LIC का पोर्टफोलियो निकाल के मेरे को कॉल करता है कि इसको सरेंडर करो, मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। यस ऐसे ठीक है चलो, एक बात भी ठीक है, आई एम कमिंग टू सी। तो मैं वहां गया और आई मेड श्योर कि उसके फादर भी है ना उस मीटिंग में साथ में बैठे, ठीक है। फिर मैंने क्लाइंट को ऐसा ही सिर्फ समझाया कि तेरे को रिटर्न ही चाहिए, यू सरेंडर करके वो पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं। वो फाइनेंशियल पिरामिड ही मैंने उसको समझाया कि जो भी है ये कैरी ऑन कर, अभी नया इंश्योरेंस पॉलिसी मत लेना, जो भी अभी एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो म्यूचुअल फंड में करो। बट स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि नहीं मेरे को तो सरेंडर ही करना है। उसके यस फादर को भी मैंने मीटिंग में इसलिए बिठा के रखा था कि आई जस्ट वांटेड टू टेल हिम के पिछले 20 साल से तेरे फादर ने धीरे 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 करके ये पोर्टफोलियो बिल्ड किया है LIC का, रिटर्न्स के लिए नहीं किया है, ठीक है, आपकी गारंटी के लिए किया है। वो लड़के को भी मैंने बताया कि आज से 10 साल बाद तेरे को हर साल ऑलमोस्ट 1 CR मिल रहा है लाइफ लॉन्ग, वो गारंटेड है।
तो उसके फादर भी थे, और उसी फादर ऑल्सो एग्रीड कि नहीं भाई ये सरेंडर नहीं करना है, जो भी करना है तू अलग से कर, ये तो सब चालू ही रखना है LIC का। मतलब यू हैव टू रिकॉल द टाइम नो। उसके फादर को इसलिए बिठाया क्योंकि उसके फादर को समझता था कि मैंने ये प्लानिंग कैसे किया है। बच्चों का क्या होता है, वो तो आते हैं वो सीधा एक्सेल में डाल के खत्म, इसमें इतना रिटर्न है, इसमें रिटर्न। लेकिन आप जब भी पॉलिसी बेचे थे वो टाइम क्लाइंट को आपको रिकॉल करवाना पड़ता है, और वो सेकंड जनरेशन नहीं समझेगी। जिसको आपको फादर ने बेची है तो फादर को ही बिठाओ मीटिंग। But fathers are not always available, you know. The new kids are coming and they are Yes. taking their own decisions. क्योंकि उनके फादर ने तो पॉलिसी ले ली या उन्होंने भी पॉलिसी ले ली थी 5-6 साल पहले. नाउ दे आर टेकिंग देयर ओन डिसीजंस टू सरेंडर एंड टू गो फॉर अदर प्रोडक्ट्स. तो आई एम फीलिंग, मतलब आई एम फाइंडिंग इट वेरी इनकन्वीनियंट टू सजेस्ट हिम हाउ टू, व्हाई नॉट टू सरेंडर. Sir, I am also facing the same problem. लेकिन what you can do is just make them understand कि ये guaranteed है, इसमें आप रिटर्न मत देखो. This is not an investment. It is your guarantee of your Future income. retired life. It is, yes, it is your guarantee of your family. It is family protection. इसमें रिटर्न नहीं देखते. और हमें अपना काम करते रहना चाहिए. देखो जो जिग्नेश भाई ने बताया है कि सब लोगों को ये अपनी तरीके से बात करनी पड़ेगी और उसमें कन्विंस करना है. जो लोग कन्विंस होते हैं, अच्छी बात है. आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते. यदि बच्चों ने फादर को टेक ओवर कर लिया है ना, तो फिर फादर, मैं तो एक ऐसी फैमिली, अभी मेरे एक फ्रेंड है PL अग्रवाल सर, उन्होंने एक फैमिली में बहुत अच्छे स्केल पे पैसे मतलब LIC में इन्वेस्टमेंट थी, और उनके बेटे ने और फादर वहां पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं सर आई कैंट टेक एनीथिंग, जो भी ये बच्चा बोलेगा वही करेंगे. ठीक है, यदि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है आई कांट से, बट मुझे डिसीजन वही लेना पड़ेगा जो ये बोल रहा है. तो कोई बात नहीं, हमें अपना काम, देखो हम सब लोगों को अपना काम ईमानदारी से करना है. और यदि हम अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे हमें पता है कि हम लोगों की पॉलिसी बचा करके उनके फायदे की बात कर रहे हैं. हमें भी पता है अच्छे तरीके से, जो वहां पे वो आज वो उनको मार्केट अच्छी लग रही है, कल को गोल्ड अच्छा लगेगा, परसों सिल्वर अच्छा लगेगा, वो कहीं पे भी नहीं देंगे. जब नॉर्मली जो लोगों के पास ज्यादा के चक्कर में वो कम भी नहीं अचीव कर पाएंगे. हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अनिल मिश्रा जी के लिए, और मैं चाहूंगा छोटा सा क्वेश्चन पूछे क्योंकि हमारे टाइम हमें परमिट्स नहीं कर रहा. जिग्नेश भाई से आज जो बात चल रही है इतनी अच्छी चल रही है कि हमें लग रहा है हम बात करते रहें, लेकिन हमारे इस FPRT की एक सिस्टम है कि हम टाइमली शुरू करते हैं और टाइमली उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं. तो मैं अनिल मिश्रा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना क्वेश्चन रेज करें. नमस्ते, अनिल मिश्रा बोल रहा हूँ इंदौर से. दिनेश सर, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप बड़ी प्रीमियम जब उठाते हैं तो उस समय कौन सा प्लान ज्यादा सजेस्ट करते हैं? एक हैबिट्स में आ जाता है, तो वो उसके लिए थोड़ा पूछना था. और टर्म क्या यूज करते हैं? मतलब कोई स्पेसिफिक प्लान तो नहीं होता है. आपको बेचना है और सामने वाला तभी लेगा जब उसकी, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, उसकी नीड. वही मैं बोला कि क्लाइंट को अगर जीवन आनंद की नीड है तो आप उसको जीवन लाभ नहीं दे सकते, वो लेगा ही नहीं. प्लान कोई भी हो, प्रीमियम कोई भी हो, मतलब उसकी नीड अगर सेटिस्फाई हो जाती है, एक प्लान में अगर हो जाती है और 5 करोड़ भी प्रीमियम देगा तो कि कोई भी प्लान में भी देगा. मतलब उसकी नीड जो है उसको आइडेंटिफाई करो, बड़ी पॉलिसी हो या छोटी पॉलिसी, उसकी नीड जो है वही उसको प्रेजेंट करो कि भाई तेरी ये नीड है, तू इसको आगे लेके जा. लेकिन सर बड़े प्रीमियम में कौन सा प्लान ज्यादा सजेस्ट करते हैं? मैं समझता हूँ जीवन उमंग अब तक तो करता था मैं, अभी क्या कोई कॉम्बिनेशन भी देते हैं? क्या कोई कॉम्बिनेशन? यस, डिपेंड्स. अगर किसी की ऐसी नीड है, 2 प्लान कंबाइन करने से नीड सेटिस्फाई होती है तो वो भी करते हैं. अभी सर जैसे जीवन उमंग हमने भी 12 करोड़ की बेची है, लेकिन अभी जीवन उमंग जब नई जो आई है, इसको जब हम प्रेजेंट करते हैं तो इसका सरेंडर वैल्यू बहुत खराब आता है जैसे टर्म पूरा होता है. तो जीवन उमंग समझा नहीं पा रहे हैं, तब से धंधा कम हो गया, कंफ्यूज है. जीवन उमंग तो बेस्ट प्लान है, हर साल आप जब भी प्रेजेंटेशन दो ना, अभी उसमें सरेंडर वैल्यू का कॉलम रखो ही नहीं. क्योंकि LIC की प्रोडक्ट है ना, वो सरेंडर के लिए नहीं है. नहीं, कैश वैल्यू दिखाना ही नहीं है. हाँ, मतलब कैश वैल्यू इज एज गुड एज सरेंडर वैल्यू ना. कैश वैल्यू सर उसका बहुत खराब दिखता है. हाँ, मतलब वो दिखाओ ही नहीं क्लाइंट को. क्लाइंट को अभी से दिमाग में मत डालो कि तू ये सरेंडर भी कर सकता है. कई बार वो पूछता है कि 15 साल पूछता है तो दिखा सकते हैं, यस. लेकिन सेल के टाइम नेगेटिव
पॉइंट्स कभी दिखाना ही नहीं चाहिए। सरेंडर भी आप कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ऑप्शन मत दो क्लाइंट को। बहुत थैंक यू सो मच जिग्नेश भाई। आज हमारे पास, हम लोग फॉर्चुनेट है कि आज हमारे पास 2 कॉर्पोरेट क्लब मेंबर मोनिका बजाज मैडम भी आज हमारे साथ हैं। मोनिका जी, आपका एफपीआरटी में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिग्नेश जी आए थे तो आपको भी हमने देख लिया। और एक मेरे ख्याल से धर्मेश सी राणा सर भी है हमारे पास, जो कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है। तो हम थैंक यू सो मच सर। दोनों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपना वॉलेंट्री हमारे को एक 40-45 मिनट्स का टाइम दीजिए। हम आपको भी आपकी लाइफ जर्नी भी सुनना चाहते हैं, आपके भी एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं, और आप लोगों से इस एफपीआरटी के इस मंच पे लोगों को, और जो लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके एक्सपीरियंस से कुछ आगे गेन कर सके। ऐसे हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आपके पास अपना लगे कि आप अवेलेबल हैं, तो हम आपको इस चैनल पे आपको आपकी लाइफ जर्नी सुनना चाहेंगे। आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू सो मच। आज सेशन को, अब हमारे पास आज का जो सेशन था वो जबरदस्त सेशन था। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे बोर्ड मेंबर श्री अजय त्यागी जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने आज के सेशन में जो जिग्नेश भैया ने इतनी अच्छी, इतने पॉजिटिवली, स्पेशली पॉजिटिवली इतने बड़े प्रोसेस को इतने स्मूथली तरीके से, इतने अच्छे तरीके से, सहज तरीके से बताया, उनका वोट ऑफ थैंक्स हम लोग के लिए मैं अजय त्यागी जी को बोलूंगा। और उसके बाद हम आज के सेशन को शांति पाठ की तरफ ले जाएंगे। और शांति पाठ पे जाने से पहले मैं चाहूंगा राजेश राठौर जी, सबको अनम्यूट पहले करना, शांति पाठ के बाद रिकॉर्डिंग बंद करना प्लीज। थैंक यू वेरी मच अतुल भैया, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं तो खुद, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि रात में 2 बजे घर पहुंचा हूं, फिर भी जिग्नेश भाई का सेशन सुनने के लिए मैं सुबह उठ गया, और सारी चीजें 11 दिन की लगातार एग्जर्सन के जर्नी के बाद मैं कल पहुंचा हूं। लेकिन जिग्नेश भाई का नाम सुन के ना मेरे को ऐसा रहा कि ये सेशन मिस नहीं करना है, क्योंकि 2006 में मैं इनके पिताजी से मिला था मुंबई में, एक सेशन उनके एक सेमिनार में, और 1-to-1 बातें हुई थी उनसे मेरे, और वो इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। और जब सेकंड जनरेशन की बात आई तो मेरे को जरूर लगा, क्योंकि जिग्नेश भाई सक्सेसफुली, जिस हिसाब से हमें पता लगा, उस लिगेसी को आगे लेके जा रहे हैं। रियली सैल्यूट है जिग्नेश भाई आपको, ठीक है ना। और आपने जो आज आके कम्युनिटी के लाइफ में कंट्रीब्यूट करने का काम किया, देखिए बहुत सारे लोग परफॉर्मर हैं, लेकिन जो समाज को बांटने का जो आपने आज काम किया, ये रियली, ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा करके मैं आया हूं, मैं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि आपकी इस परफॉर्मेंस को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। और एफपीआरटी का बोर्ड मेंबर होने के नाते मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, पूरे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं बोर्ड की तरफ से। और एक रिक्वेस्ट आपसे और करता हूं, फ्यूचर में यदि हमें आपकी जरूरत पड़े तो आप अवेलेबल रहिएगा। मैं मोनिका मैडम जी और जो है दूसरे भाई साहब हैं जिनका नाम लिया था, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये समाज में, यहाँ हम कुछ देते नहीं है, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देते, लेकिन अभी आप यदि अवेलेबल थे ना जिग्नेश भाई, तो एक हीरालाल सैनी ने शेयर की थी, वो छोटे छोटे गांव से हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट आते हैं। यदि 2 पॉलिसी भी आपके शेयरिंग से बेच ली ना किसी ने, तो उसके परिवार की दुआएं आपको लगती हैं। धन्यवाद जिग्नेश भाई आज आपके आने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। राजेश, सबको अनम्यूट करके आज के सेशन की प्रतिक्रिया लीजिए, उसके बाद हम फिर शांति पाठ की तरफ जाएंगे। जबरदस्त सेशन, जबरदस्त, बहुत ही शानदार सेशन रहा, बढ़िया सेशन। हमें बहुत बढ़िया सेशन आज का, बहुत अच्छा सुंदर इसका सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत धन्यवाद करते हैं जिग्नेश सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बढ़िया।